हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। आज डेट है 31 अगस्त 2020 और अब देख लेते हैं वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा ब्रीफ आउट करेंगे। ये फर्स्ट आर्टिकल, द अबे वॉज आउट। ठीक है, इसमें क्या है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया है पीएमशिप से। उसकी वजह क्या रही है? इलनेस। तो इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं, जो अभी पीक्स पे चल रहे हैं, उन रिलेशनशिप के पीछे शिंजो अबे का क्या रोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आउट मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फिर बाद में थोड़ी पॉलिटिकल है और जो अपन आंसर राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते वो ज़्यादा कुछ काम की चीज़ लगी नहीं। जो काम की चीज़ें लगी वो मैंने बुलेट पॉइंट पर निकाल लिया है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे 1950s में 1957 तक इंडिया और जापान के रिलेशन अच्छे चल रहे थे। फिर उसके बाद में 1950s के बाद में अगर 21st सेंचुरी तक देखें, लगभग 40 या 43 साल तक इंडिया और जापान के बीच में इतने कोई सब्सटेंशियल कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ नहीं आई, क्योंकि एक तरफ जापान तो यूएस के पाले में चला गया था और यूएस की जो पॉलिटिकल जो एक अलाइनमेंट था उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। तो अल्टीमेटली जो जापान था वो एक इकोनॉमिक जाइंट तो बन के निकला, पर एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपने आप को असर्ट नहीं किया। तो जैसे ही शिंजो अबे जो पिछले 2 दशकों से अपने आप को जापानीज पॉलिटिक्स में एक आइकन बना करके इस्टेब्लिश कर पाए थे, तो उनके टाइम से अगर देखें तो उन्होंने इंडिया से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश किए हैं और इंडिया ने भी अच्छा साथ दिया है। तो एक इकोनॉमिक जाइंट जो था जापान, वो पॉलिटिकल पावर के फॉर्म में भी निकल के आया है। तो शिंजो अबे ने ही आइडिया दिया कि एक तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज, इंडो पैसिफिक जो सेगमेंट अभी चल रहा है, जो एशिया पैसिफिक रीजन के नाम से पहले जाना जाता था, जो आज इंडो पैसिफिक नाम से जो जियोपॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो आइडिया। और दूसरी तरफ क्वाड ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल जो डेमोक्रेसीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस एंड जापान, उसका आइडिया भी शिंजो अबे का ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर्टिकल में विश की जाती है कि वो जल्दी से वेल हों, जल्दी से हेल्दी हों और फिर से वापस से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। ठीक है, तो ये इसमें क्रक्स जो था वो मैंने बता दिया। फिर अपन आर्टिकल देखेंगे आत्मनिर्भर चाइना। जिस तरीके से आज इंडिया खुद सेल्फ रिलायंट होना चाह रहा है, उसी तरीके से चाइना में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं वो चीज़ें अपन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट देने में और मार्केट में जो फर्म्स हैं उनके एनपीएस का डर, और साथ में जो क्रेडिट की डिमांड है, बोरोइंग की जो डिमांड है, वो किस तरीके से वेरी कर रही है और क्या कंसर्न्स हैं, उन चीज़ों को अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है द एज ट्रैप। इसके बारे में जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त को, कि जो मिनिमम एज है, लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन है, उसको 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स अपन बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ 1-2 प्लस पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन आर्टिकल डिस्कस करेंगे ये वाला ऑन एजुकेशन लुकिंग अहेड। ये आर्टिकल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके कुछ पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करते हैं और साथ में किस तरीके से गवर्नमेंट आगे ये चीज सोच रही है, और कुछ अपन यहां से ऐसे से रिलेटेड भी कोटेशंस पिक करेंगे, क्योंकि कुछ लाइनें हैं वो अपन ऐसे में यूज कर पाएंगे जब एजुकेशन से रिलेटेड अपन कुछ लिखें। ठीक है, इधर ये दोनों आर्टिकल्स इतने काम के नहीं है। ये ट्रैक्टर इकोनॉमिक्स, ट्रैक्टर्स का अभी जो रिवाइवल हुआ है, डिमांड अचानक से बढ़ी है, जुलाई में 38.5% का ग्रोथ देखी गई है डिमांड में। तो उसको देख करके बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो ही कहीं ना कहीं एक पुलिंग फैक्टर लग रहा है अब इंडियन इकोनॉमी को रिवाइवल की तरफ ले जाने में। बाकी सेक्टर्स तो क्या नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। साथ में ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर्स का अगर देखें तो 1950s के टाइम पे जब आइसर और उसके अलावा एक और कंपनी टैफे, इन्होंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ में अपना खुद का मार्केट शुरू किया। फिर उसके बाद में तो अब महिंद्रा, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही। तो कहने का मतलब इंडिया में ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा, और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है आज ट्रैक्टर्स का। तो इस चीज़ में यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये इन्फोसिस के से एसोसिएटेड है, तो ये बोल रहे हैं डिजिटाइजेशन, जो डिजिटाइजेशन की तरफ लेके जाओ ट्रैक्टर्स को। दूसरा तरफ बोल रहे हैं उबराइजेशन। उबराइजेशन का मतलब जो उबर आपने कैब बुक की होगी, उबर, ओला, ऐसे,
तो ये जो कैब सिस्टम होता है उसी तरीके से आप इनके अंदर भी ट्रैक्टर्स में भी लेके आओ ये सिस्टम। फिर उससे क्या होगा, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास में छोटी ज़मीनें हैं, जो ट्रैक्टर ओन नहीं कर सकते, वो अपना ज़मीन को जोतने के लिए, सो करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए ट्रैक्टर्स को पूल कर सके और ऑन डिमांड और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। तो वो चीज़ बता रहे हैं कि डिजिटल एज भी अपने को ट्रैक्टर इकोनॉमिक्स में एड ऑन करनी चाहिए। बाकी ट्रैक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्री की डिटेल ही बता रहे हैं, कब ग्रो हुई, क्या हुई, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपको आउटको यहाँ दे दिया है। ये वाला आर्टिकल है, ये बोल रहा है कि डॉटर्स ऑफ द माइग्रेशन, की जो माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स का मतलब जो लोग अपना खुद का देश छोड़ करके दूसरी जगह गए हैं, उनकी बेटियों ने क्या क्या किया है। तो कमला हैरिस, जिनको डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए ने इलेक्शन, ये जो अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, इनमें वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पे एक तरीके से असर्ट किया है, जो बाइडन ने सपोर्ट किया है इनको, कमला हैरिस को। तो इनका कंपैरिजन नूरजहां से किया जा रहा है, जो ईरान से उठ करके आए हुए एक कबीले से थी, ठीक है, ईरान जिनका ओरिजिन था। नूरजहां कौन, जो कि जहांगीर की वाइफ बनती है और अल्टीमेटली फिर जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में बहुत हेल्प करती है जहांगीर की। तो उनसे कंपैरिजन हो रहा है, तो वो इतना कुछ मुझे इफेक्टिव लगा नहीं। तो अपन बेसिकली अभी ये 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आत्मनिर्भर चाइना, ये आर्टिकल लिखा है श्याम सरन, जो कि अपने फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हुए हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें हैं। चाइना जो है ग्लोबलाइजेशन का चीफ बेनिफिशियरी रहा है, और इसका सबसे बढ़िया फायदा तब उठाया गया जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ। यूएसएसआर और यूएसए दो धड़े थे, दो पार्टीज थी, और यूएसएसआर का जैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसए फिर बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू हो गया, अपनी हेजेमोनी स्टैब्लिश करने लग गया। तो उसी टाइम पे चाइना ने अपने आप को एक इकोनॉमिक हब, इकोनॉमिक पावर बनाना शुरू कर दिया था अर्ली 1990s में। अगर अपन इस फेज की बात करें तो इस फेज में फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड्स और सर्विसेज शुरू हो गया था। इसकी वजह से चाइना को अपने आप में एक इनेबलिंग सेगमेंट मिला, जिससे कि चाइना खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाया और अल्टीमेटली लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया वर्ल्ड सप्लाई चेन में। आज अगर देखें तो चाइना वर्ल्ड में एक्सपोर्ट पावर हाउस बना हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि वर्ल्ड की जो लार्ज कंज्यूमिंग मार्केट्स हैं लाइक यूएसए, यूरोप, जापान, जहां पर कंजम्पशन ज़्यादा है, वहां पर सप्लाई ज़्यादा करता हुआ दिखाई देता है। तो इसकी वजह क्या रही, जबकि ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर जो ग्लोबलाइजेशन का सेगमेंट जो निकल के आया था 1990s में, उसमें और देश इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए। तो उसकी वजह बता रहे हैं स्टेट कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहा और साथ में कैपिटलिज्म कि हाँ पैसा भी कमाना है और रेगुलेशन भी स्टेट का रहेगा। तो इस वजह से चाइना जो है वो कहीं ना कहीं 2007-8 के जो सब प्राइम क्राइसिस आए थे, उनको अपन ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस भी बोल सकते हैं, GFEC, उसमें चाइना कहीं ना कहीं ज़्यादा हिलता डुलता या ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं दिया। जबकि एडवांस्ड इकोनॉमीज, वेस्टर्न इकोनॉमीज, वो अभी भी प्रोलॉन्ग डिसरप्शन का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेशन की तरफ फंसी पड़ी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब उस सब प्राइम क्राइसिस के झटके से अभी तक भी वो रिवाइव नहीं कर पाई है। अगर वेस्टर्न कंसेंसस के हिसाब से देखें कि ग्लोबलाइजेशन का उनका क्या ट्रेंड था, तो उसको आज के टाइम पे देखा जा सकता है कि धीरे धीरे वो ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रहे हैं और प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, चाइना की तरफ से आ रहे कंपटीशन की वजह से वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इस वजह से एक प्रोटेक्शनिस्ट सेंटिमेंट देखा जा सकता है वेस्ट में। और इसका अगर अपन ग्रेटर स्क्रूटिनी करें, क्योंकि अल्टीमेटली आज अगर ग्लोबल लेवल पे चाइना compete कर रहा है उन सभी से, वेस्टर्न इकोनॉमी से, तो वो खुद को एक तरीके से इनवर्ड, कहने का मतलब खुद से खुद को चेक करना कि भाई कहाँ गलती हुई, कहाँ पर अपने को ठीक करने की ज़रूरत है। और पर्टिकुलर बात की जाए तो हाई टेक सेक्टर में मेनली जैसे 5G की बात कर लो, या फिर स्मार्टफोन्स के प्रोडक्शन की बात कर लो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लो, इन सारी चीज़ों को लेकर के वेस्टर्न इकोनॉमीज अब इनवर्ड देख रही हैं, ना कि आउटवर्ड। तो ये जो ग्रोइंग सेंसिटिविटी है, जिसमें एक पॉइंट और आता है कि चाइनीज फर्म्स जो हैं इन हाईटेक सेक्टर्स में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी धीरे धीरे ग्रैब करती जा रही हैं, तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर बनता जा रहा है वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए। चाइना जो अभी तक ग्लोबलाइजेशन के लिए वोकल था, प्रमोट करना चाह रहा था कि भाई फ्री ट्रेड बढ़ना चाहिए, इसी के साथ में चाइना का जो सक्सेसफुल रेट रही है, जिसकी वजह से चाइना सक्सेसफुल इकोनॉमी बना है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही फैक्टर रहा है। अभी तक अगर अपन देखें तो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर्स चल रहे थे, ट्रेड वॉर कंटिन्यू चल रहा है, तो चाइना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी रहा है कि यूएस जो है चाइनीज़ इंपोर्ट को बैन करना चाह रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है और चाइनीज़ कंपनीज़ के इन्वेस्टमेंट को भी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ जो हाईटेक कंपोनेंट्स की अगर बात करें, जिनमें चाइना धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी अपनी ग्रैब बना रहा है, पकड़ बना रहा है, और साथ में हाईटेक सेक्टर में टेक ओवर कर चुका है वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनीज को, तो वहां पर यूएसए के जो भी स्टेप लिए गए हैं अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको क्रिटिसाइज किया गया, देखा गया था चाइना को। अगर पिछले दशक की बात की जाए तो यूएस और चाइना, ठीक है, अब सॉरी, पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर आया है वो, और साथ में चाइना का दूसरी इकोनॉमीज लाइक यूरोप, जापान, इनके साथ में भी इकोनॉमिक टाइज जो थे वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह क्या रही है कि चाइना का धीरे धीरे पावर में एक्सपेंशन होना, पावरफुल बनना, इसकी वजह से ग्रेट पावर कंपटीशन कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि एक तरफ यूएस लेड और या फिर वेस्टर्न इकोनॉमीज लेड ग्रुप बन रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना लेड एक ग्रुप बन रहा है। तो यहां पर एक सिंपल सा एक एजम्पशन निकल के आता है कि जब कभी भी दो देशों के बीच में या इंटरनेशनल लेवल पे, हमेशा अपन पढ़ते भी आए हैं कि जब इकोनॉमिक टाइज अच्छे रहते हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको अपन कंपनसेट कर सकते हैं। बट अभी जो इशू निकल के आ रहा है वो ये है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो चल रहा है, ठीक है, कि कौन से रीजन में किस देश की ज़्यादा डोमिनेंस है, चाहे साउथ चाइना सी में यूएस चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देख लो, या फिर यूएसए का सपोर्ट देना देख लो साउथ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको, इधर अब आप देख लो लद्दाख वाले रीजन में जो चाइना ने एग्रेशन दिखाया, तो इंडिया चाइना रिलेशन की बात कर लो, उधर ईस्ट चाइना सी की बात करो तो जापान और चाइना के रिलेशन में। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एक अजम्पशन था कि इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो सिक्योरिटी कंपटीशन को कहीं ना कहीं मॉडरेट कर देंगे, बट इसके उलट हो रहा है क्या कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो डिटेरियोरेट हो रही है जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखा जा सकता है करंट सिनेरियो में। अभी यूएस और चाइना के बीच में जो डीकपलिंग हो रही है वो रियलिटी में हो रही है, हाँ, पर ये पता नहीं है कि ये कितना लंबा चलेगा, कितने सालों तक चलेगा। रही सही में कोविड-19 पेंडेमिक ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा एग्जर्बेट कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कंट्रीज़ में अवेयरनेस आ रही है कि भाई ग्लोबल सप्लाई चेन में तो चाइना सेंटर्ड ही रह गया, चाइना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई हब बन चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट में आप चाहे क्रिटिकल हेल्थ प्रोडक्ट देख लो, फार्मास्यूटिकल्स देख लो, इन सब चीज़ों में एकदम से चाइना के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिखा ही नहीं सब कंट्रीज़ को। तो उन्होंने खुद को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खुद की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको रिलोकेट करना शुरू किया और फिर से अपनी खुद की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एम्पावर करने की शुरुआत कर दी है, जिससे कि खुद की एक रेजिलियंट इकोनॉमी बना सके। अब इस टाइम पे एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है लोगों के लिए या कंट्रीज़ के लिए कि भाई एफिशिएंसी की इनपुट कम लगे और आउटकम ज़्यादा मिले। तो इसमें चाइना का रोल यहीं पर, ये एफिशिएंसी का सेगमेंट आता है, बेनिफिट का या प्रॉफिट का सेगमेंट आता है, तभी तो चाइना की रेलेवेंस बनती है। अब अगर एफिशिएंसी या फिर इकोनॉमी की बात हटी जाए तो चाइना की रेलेवेंस खत्म हो गई। तो कहने का मतलब अब रेजिलियंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे कितने भी बड़े से बड़े शॉक्स आ जाएं, हर एक कंट्री खुद से स्टैंड करना चाहता है। तो ये सारे ट्रेंड्स जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं पेंडेमिक की वजह से। ये ट्रिगर जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को रोकता है। हाँ, ये बात ठीक है कि रिवर्स ग्लोबलाइजेशन तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, ग्लोबलाइजेशन की एक बार ब्रेक लग चुके हैं, ये कहा जा सकता है। तो ये जो
इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आया है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये हम इंडिया में भी देख सकते हैं, जहां इंडिया ने खुद ने अपना आत्मनिर्भर भारत करके अपना मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें रिन्यूड स्ट्रेस लगाई गई है कि हम कैसे भी करके सेल्फ रिलायंट बने, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हों। तो जो इकोनॉमी जो अभी तक सेलेक्टिवली ओपन थी, कुछ सेगमेंट्स के लिए ओपन थी, जिसमें इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने बहुत फायदा उठाया है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का, वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लिबरलाइजेशन का फायदा उठाया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे, वो अब डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया चाइना जैसे बहुत सारे कंपनीज ने अपने आप को ओपन किया, तो इंडिया उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा सका फेवरेबल इंटरनेशनल मूवमेंट का, जिसमें टेक्नोलॉजी, कैपिटल, सर्विस, गुड्स, इनका मूवमेंट फ्री था। इंडिया उतना फायदा नहीं उठा सका जितना कि चाइना ने उठाया ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का बेसिस पे। तो इस तरीके से जो 2007-8 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए थे, सब प्राइम क्राइसिस जिनको बोला जाता है, उसने इंडिया की ग्रोथ को डिसलरेट तो कर ही दिया था, और इंडिया अभी तक भी अनेबल रहा है उस वापस ग्रोथ को अप्रोच करने में। जो ग्रोथ 2007-8 से पहले इंडिया ने रजिस्टर की थी, 7-8-9% तक की जीडीपी ग्रोथ, तो उसको अभी भी अनेबल हो पाया, इंडिया पिक नहीं कर पाया है। रही सही में पेंडेमिक ने और ज़्यादा स्लो डाउन ला दिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडियन इकोनॉमी को, अगर अपन पर्टिकुलरली देखें तो ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड अभी चल रहा है, ये भाई अभी वापस से चैंपियन होता हुआ दिखाई नहीं देखा, क्योंकि अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो पावर को लेकर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज हावी होना शुरू हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के इराज में देखा गया था। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाइना जो है वो भी अब अपने खुद के एक आत्मनिर्भरता के नए खुद के ऑन ब्रांड के साथ आ रहा है, और उसको बोल रहे हैं ड्यूअल सर्कुलेशन। इसीलिए आर्टिकल का नाम क्या है, चाइनीज आत्मनिर्भरता। इसमें यह बताया जा रहा है कि हम अब डोमेस्टिक मार्केट को हार्नेस करेंगे, हमारा मेन स्टे जो रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट रहेगा, और डोमेस्टिक मार्केट्स का ही हम यूज करेंगे जिससे कि हम फॉरेन मार्केट को भी बूस्ट कर सके। तो मेन स्टे जो है डोमेस्टिक मार्केट रहेगा, और इसको बोला गया है ड्यूअल सर्कुलेशन। ये जो ड्यूअल सर्कुलेशन का सेगमेंट है, कॉन्सेप्ट है, ये पहली बार चाइना में यूज हुआ था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में, जो कि 14 मई को हुई थी। और इसमें डिस्क्राइब किया गया था इस पॉलिसी को इस तरीके से कि हमारा जो सुपर लार्ज मार्केट स्केल है उसका हम फुली हार्नेस करके एडवांटेज लेंगे, जिससे कि हम डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल करें और उसी पे बेस्ड हमारी इकोनॉमी चले। साथ में हमारा टारगेट ये रहेगा कि डोमेस्टिक डिमांड जो होगी उसी से हम एक नया डेवलपमेंटल पैटर्न तैयार करेंगे, जिससे कि इंटरनेशनल जो गोल्स हैं, इंटरनेशनल डिमांड जो सप्लाई है, डिमांड्स एंड सप्लाईज है, उनमें भी अपना रोल प्ले कर सके। तो अल्टीमेटली चाइना भी अब क्या हो गया है, धीरे धीरे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर ध्यान देना शुरू कर चुका है। कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी है ये कोई इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, जहां पर अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो रीडिफाइन करने की बात की जा रही है। चाइनीज लीडर्स जो हैं वो रिपीटेडली एक चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि हमें कैलकुलेटिव शिफ्ट करने की ज़रूरत है, बजाय कि हमें इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना, हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन और सर्विसेज पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये चीज़ अपन देख सकते हैं कि चाइना का जो आज के टाइम पे कंजम्पशन रेट अगर देखोगे तो वो है 56% ऑफ जीडीपी, जो कि एक डिकेड पहले देखो तो केवल 35% ही हुआ करता था। तो कहने का मतलब डोमेस्टिक डिमांड पे अब चाइना की इकोनॉमी आना शुरू हो रही है, ये ट्रेंड देख सकते हैं। दूसरी तरफ कंजम्पशन की दूसरी तरफ आप देखो तो एक्सपोर्ट जो 2019 में सिर्फ 18% रह गया, वो 2007 में 36% तक था। तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन राइज हो रहा है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट, इस तरफ चाइना जा रहा है। तो कुछ चाइनीज एनालिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि हमारा जो पॉलिसी डिपार्चर है इसकी सिग्निफिकेंस हमें इस चीज पे भी ध्यान देनी चाहिए कि हम जो जियोपॉलिटिक नेगेटिव इश्यूज इमर्ज होके आ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं जो
ट्रेड का जो कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है उससे भी हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि जो यूएस के साथ में, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में चाइना का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ट्रेड को लेकर के, उसे भी हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। रही सही में अगर देखें तो ये चाइना और यूएस का जो कॉन्फ्रंटेशन है ये भाई जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है। अब चाहे व्हाइट हाउस में आके जो बाइडन आके बैठे या फिर ट्रंप बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लंबा चलने वाला है। क्योंकि दोनों पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन हैं, इनके स्टेटमेंट, अगर इनकी डायरेक्ट जो कैंपेन का जो एजेंडा है वो सारा क्लियर करता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया जा चुका है कि ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो अब फ्री ट्रेड, फ्री कैपिटल फ्लो और फ्री टेक्नोलॉजी फ्लो के लिए अब लेस कंड्यूसिव बना रहेगा। मतलब ग्लोबलाइजेशन अब रुक चुका है और हो सकता है अब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी देखा जा सके। चाइना जो है वो खुद अब डोमेस्टिक ड्राइवर्स के ऊपर बेस्ड अपनी ग्रोथ इंश्योर करना चाहता है, और इसमें एक चाइनीज ग्रुप ऐसी कमेंट्री कर रहा है कि हमें द मिडेस्ट ऑफ फाइटिंग प्रोट्रैक्टेड वॉर, कहने का मतलब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये वॉर लंबा चलेगा। जो कि माओ के टाइम पे जो चीज़ सोची गई थी चाइना के द्वारा कि हमें लंबी लड़ाई लड़के या फिर लंबा प्रोसेस करके हमें खुद को स्टैंड करना है, फिर अपन असर्ट करेंगे ग्लोबल लेवल पे। तो चाइना के अंदर ये चीज़ भी निकलती हुई आ रही है कि जो माओ की पॉलिसी थी वो फिर से शुरू हो सके। जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है चाइना के, उन्होंने ड्यूअल सर्कुलेशन को क्लियर बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी इकोनॉमी को क्लोज कर रहे हैं, केवल डोमेस्टिक लूप्स में ही हम फंस के रह जाएंगे। हमारा मेन टारगेट है कि हम हमारी इकोनॉमी को फंडामेंटल, जो हमारा नेशनल पॉलिसी का फंडामेंटल है वो है ओपनिंग अप करना। पर रियलिटी ये है कि हम धीरे धीरे जो हमारा अभी तक नेशनल पॉलिसी रही है, शी जिनपिंग का स्टेटमेंट ये कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हमारी जो पॉलिसी अभी तक रही है कि हम चाइनीज़ कंपनीज को एनकरेज करते थे कि भाई आप बाहर जाओ, बाहर इन्वेस्ट करो और ग्लोबल मल्टीनेशनल्स बनो, वो अब टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चाइना का खुद का एक एम्बिशियस जो प्रोजेक्ट है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी कहीं ना कहीं अब इस ड्यूअल सर्कुलेशन वाली जो पॉलिसी की बात हो रही है उसमें बातचीत में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। और कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसे इंडिकेट कर रही है कि पेंडेमिक के बाद में BRI के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, रुक चुके हैं। और मैक्सिमम कंट्रीज़ जहाँ पर BRI साइन किया हुआ था, जिन कंट्रीज़ ने, वो कंट्रीज़ भी अपना जो लोन है वो रीपे करने में अनेबल हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई आप या तो हमारा जो आपने जो लोन लिया है वो डेफर करो, मतलब मॉरेटोरियम दो हमें, या फिर आप उस लोन को ग्रांट में कन्वर्ट कर दो। तो आप देखो कितना इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है। तो ये रिपोर्ट जो है इस तरीके की, वो दिखा रहा है कि चाइना कितने ग्रेव इश्यूज़ को फेस कर रहा है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो। रही सही में चाइनीज़ पॉलिसी बैंक की अगर बात की जाए, जैसे कि एग्जिम बैंक है, तो उसने भी फ्रेश लैंडिंग से मना कर दिया कि भाई नया लोन नहीं देंगे। रही सही में BRI ने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखना शुरू कर दिया है। इस वजह से जो नई स्ट्रेटजी है वो इनवर्ड वे में देखने की बात कर रही है। चाइना अब बाहर की तरफ ना देख करके डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देख रहा है। अब ये अपन ने देखा है सारा कि स्टेटमेंट स्पीचेस के बेसिस पे क्या अपन समझ सकते हैं पूरे सिनेरियो को। तो अभी जल्दी ही 14th 5 ईयर प्लान डिक्लेयर होगा चाइना का, जो कि अक्टूबर में आएगा। तो वहाँ पर हमें चाइना के आत्मनिर्भरता की जो स्ट्रेटेजी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छे से समझ में आएगी। तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इंडिया के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है कहीं ना कहीं। चाइना अगर इन्वेस्ट कम करेगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करें, या इंडियन ओशन के अंदर अपने आप को असर्ट कर रहा था, तो देखो पेंडेमिक ने डिसरप्शन ज़बरदस्त लेके आए हैं ये जो कोविड-19 है। ठीक है, चलिए आर्टिकल अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिमांड एंड सप्लाई। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, थोड़ा सा अपने को समझने की ज़रूरत है। अभी RBI के गवर्नर जो हैं वो हैं शशिकांत दास। उन्होंने वार्न किया है बैंक्स को कि भाई आप ज़्यादा डरो मत, आप लोगों को लोन दो, नहीं तो आप जितना ओवरली रिस्क अवर्स हो रहे हो ना कि हम रिस्क नहीं लेंगे, वो आप खुद के लिए, आपके लिए सेल्फ डिफिटिंग साबित हो सकता है।
तो इस बात को बैंकर्स ने जवाब दिया कि भाई प्रॉब्लम जो है वो रिस्क अवर्शन की नहीं है, प्रॉब्लम है कि डिमांड ही नहीं है मार्केट में कि हमें लोन चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है कि दोनों सही हैं, एक तरफ बैंक जो है लोन भी नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ मार्केट में डिमांड भी नहीं है। इस चीज़ की ट्रेंड को अगर अपन समझें तो ये बता रहे हैं कि अगर आप बैंकों के डिपॉजिट्स की बात करोगे तो लगभग 14 लाख करोड़, जो कि 11% हर साल, मतलब हर साल ग्रोथ दिखा रहा है डिपॉजिट्स में, कि लोग पैसा खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं, उल्टा उधार लेना ही नहीं चाह रहे हैं। अगस्त 14 के टाइम पे ये डेटा रिलीज हुआ था तब। तो इसी के जस्ट ऑपोजिट आप देखो तो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ग्रोथ की लोन कितना लिया जा रहा है, वो केवल 5.5% पे अटका पड़ा है, 5.35 लाख करोड़। तो कितना डिफरेंस है कि लोग डिपॉजिट ज़्यादा करा रहे हैं और क्रेडिट कम लिया जा रहा है। अब देखो क्रेडिट अगर कम लिया जाता है तो मार्केट में फ्लो कम होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं होती। इसी के साथ में अगर देखोगे तो बैंकों का जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब सेफ खेल रहे हैं बैंक कि गवर्नमेंट कम से कम पैसा तो वापस देगी, जो कि बढ़ता बढ़ता 21.2% तक पहुंच चुका है, जो कि रिकॉर्ड हाई है अपने आप में। 7.55 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अगर प्राइम फेस ही देखा जाए, अगर पहली बार में देखें, ऊपर फौरी तौर पे देखें, तो बैंक्स जो हैं वो लैंड करने के लिए या उधार देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मूड में ही नहीं है। वो प्रेफर कर रहे हैं कि कैसे भी करके मनी को हम सेफ सोवरेन पेपर्स में, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टोर कर दे, पार्क कर दें अपनी एक्सेस मनी को, तो वो क्या होगी, सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी। बट फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि बैंक्स जो हैं वो 6.3 से 6.4 लाख करोड़ डेली बोल रहा हूं, ठीक है, डेली रिवर्स रेपो विंडो का यूज करते हुए आरबीआई में स्टोर कर रहे हैं, जहां पे इनको केवल 3.35% ही एनुअली इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कहने का मतलब यहां पर बैंकों के पास में सरप्लस में लिक्विडिटी अवेलेबल है, पैसा बहुत ज्यादा है बैंकों के पास में, पर प्रॉब्लम आ रही है कि उनसे उधार लेने वाले आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर मेरे पास में 100 रुपए हैं, मैं मेरे पॉकेट में रखूं, उससे तो बढ़िया कोई मुझे 2 रुपए दे दिन के, तो मैं उसको उधार दे दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पड़ी मनी तो काम आएगी नहीं। एग्जैक्टली ये सेम थिंग हो रही है बैंक्स के साथ में, कि उनके पास में एक्सेस में पैसा है, तो उनको रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे आरबीआई में मतलब स्टोर करके रखना पड़ रहा है पैसा, जहां पर बहुत मार्जिन उनको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो यहां पर प्रॉब्लम केवल सप्लाई साइड की नहीं है भाई, डिमांड की भी है। लोग बोरो ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं वो कैश स्ट्रैप हो चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, हाउस होल्ड्स हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो आरबीआई क्या कर सकता है इस केस में? तो इसका रीजन, मेजर रीजन जो निकल के आ रहा है कि बैंक जो हैं वो फ्रेश लोन देने के लिए राजी नहीं है। रीजन बीइंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनसे क्या उनको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही क्लियर नहीं है। दूसरा, कोविड-19 ने जो है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन लगा, तो उसकी वजह से जो बोरोवर्स थे, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स जिन्होंने उधार ले रखा था बैंकों से, वो भी मॉरेटोरियम की तरफ चले गए। अब मॉरेटोरियम भी जो है वो 1 मार्च से 31 अगस्त तक लगा हुआ है। तो यहां पर आरबीआई का डेटा ये शो करता है कि जिन लोगों ने उधार ले रखा था उन लोगों ने अपने पूरे लोन का या तो पूरा अमाउंट मॉरेटोरियम के अंडर में दे दिया या फिर हाफ अमाउंट। अब भाई मॉरेटोरियम का मतलब तो ये हो गया कि आपने ईएमआई रिटर्न नहीं की। अब ईएमआई रिपेमेंट नहीं किया तो वाकई में बैंक्स कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का कहीं ना कहीं टेंडेंसी रखेंगे कि भाई ये एनपीए में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो बैंकों को ये टेंशन है कि जैसे ही ये अगस्त के बाद में ये जो रीपेमेंट हॉलीडे है, मॉरेटोरियम वाला पीरियड है, ये एंड होगा, उसके बाद में लोगों को जब अपने खुद के लोन को एक तरीके से रीपे करने की बात आएगी तो क्या लोगों के पास पैसे होंगे कि नहीं? तो टेंशन ये है भाई कि एनपीए बढ़ सकते हैं। तो लोन, तो बैंक इस जगह पे कहीं ना कहीं अनसर्टेन है ज़्यादा लोन देने को लेकर। तो इस केस को हैंडल करने के लिए आरबीआई ने अच्छा काम भी किया है कि आरबीआई ने बोला कि 1 टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करो सभी लोन्स की। पर यह ध्यान रखना है कि जब लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया गया था उसके पहले जिन लोगों को आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, लोन की ये फैसिलिटी दे रहे हो, वो ध्यान रखें कि वो लोग पहले डिफॉल्टर्स नहीं थे, उन्होंने टाइम पे ईएमआई पे की थी, तो उन्हीं को ये फैसिलिटी अवेल करो। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है।
तो कहने का मतलब आरबीआई ने बैंकों को फ्रीडम दे दी है कि भाई आप अपने बोरोवर्स के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो, जो डिजर्विंग बोरोवर्स हैं उनके लिए आप उनके लोन्स को रिस्ट्रक्चर करो जिससे कि वो इजी वे में अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ध्यान रखना है, डिफॉल्टर्स आर नॉट अलाउड। कौन से डिफॉल्टर्स? कोरोना आउटब्रेक जब हुआ था उसके पहले कौन रेगुलर रिपे कर रहा था ईएमआईज को, उनको आप ये फैसिलिटी अवेल कराओ। ये काम ट्रांसपेरेंटली होने की जरूरत है और इससे क्या होगा, बैंक जो है वो अपनी बेसिक एक्टिविटीज, बेसिक लैंडिंग की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ वापस जाएंगे। इससे एक बेनिफिट अपन इंश्योर कर सकते हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल देख सकते हैं। अब समस्या ये है कि भाई सप्लाई साइड की चीजें तो चलो बैंक और आरबीआई मिलके कर लेंगे, पर प्रॉब्लम तो डिमांड की है। तो डिमांड कैसे फुलफिल हो, ये केवल तब हो सकती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव हो, और इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। आरबीआई से ज्यादा गवर्नमेंट का रोल हो जाता है। अभी गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है कि भाई इन्वेस्ट करो। अरे भाई यहां पे बात है इकोनॉमिक रिवाइवल करने की, इन्वेस्ट करने के लिए भी तो लोन मांगेंगे ना लोग, लोन तो कोई लेना ही नहीं चाहता। तो उस केस में हमें यहां पर गवर्नमेंट को यहां ध्यान देना चाहिए स्पेंडिंग पे कि ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाएं, जिससे कि ये जो चक्के जाम हो चुके हैं हमारी इकोनॉमी के, उनको हम ग्रीस दे सकें। और इससे क्या होगा, इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो क्रेडिट डिमांड भी रिवाइव होगी, कैश फ्लो होगा, तो धीरे धीरे जो फर्म्स हैं वो धीरे धीरे अपनी जो डेट लायबिलिटीज़ हैं उनको सर्व कर पाएंगी, अपने लोन को रीपे कर पाएंगी। तो इससे धीरे धीरे एनपीए की प्रॉब्लम भी ईज आउट की जा सकती है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर आरबीआई के साथ साथ में ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए सेकंड आर्टिकल भी अपना कवर होता है। थर्ड आर्टिकल इज ऑल अबाउट द एज ट्रैप। ये आर्टिकल लिखा है सनी जोस ने। अभी जो एज बढ़ाने की बात की है, मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमन जो 18 से 21 करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अपने पहले भी आर्टिकल्स बहुत डिस्कस किए हैं। वहाँ पर एक ही कंसर्न आ रहा है कि भाई जो सोशल मेन जो कॉजेज़ हैं उनको आपने ध्यान नहीं दिया। ये पॉलिसी जो आप बना रहे हो, ये जो आप एज राइज कर रहे हो, वो सोशल कॉम्प्लेक्स वेब फैक्टर्स को आप ध्यान में ना रख करके केवल एक होता है ना सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हो, बेसिक कॉज को नहीं ध्यान दे रहे हो। अगर ऐसा कुछ आप कर दोगे तो इससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ेगी। अगर अपन देखें तो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप या फिर डिफरेंट रीजन्स की बात करें, जो बैकवर्ड रीजन है, जहां पर एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, वहां पर अंडर एज मैरिजेज प्रेवलेंट हैं। वहां पर आप देख सकते हो क्वालिटी एजुकेशन लगभग एब्सेंट है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है खुद को हायर एजुकेशन देने के लिए बच्चों के पास में, पुअर्टी से घिरे हुए हैं, गरीबी है चारों तरफ है, और उनके पास में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन के लिए। तो ये वजह है जिसकी वजह से अंडर एज मैरिजेज इंडिया में अभी भी चल रही हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। 18 से 21 साल आप अगर आप कर देते हो तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 18 साल ही कर दिया कि भाई 18 साल से ज्यादा नहीं, 18 साल सही है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज के लिए, या फिर जो इस जो ये पॉलिसी रिफॉर्म को फेवर करते हैं जो लोग, उनका जवाब ये रहता है कि भाई ये उम्र बढ़ाने की वजह एक तो ये है कि जो अभी तक जेंडर गैप जो चलता आ रहा है, जो कि सोशल नॉर्म्स के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि शादी के टाइम पे लड़की को लड़के से यंगर होना चाहिए क्योंकि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इस जेंडर गैप को रिमूव करने के लिए दोनों की उम्र 21-21 साल कर दी जाएगी, तो ये जेंडर गैप रिमूव होगा। पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दिया जाता है। दूसरा ये कि जब 21 साल की उम्र में शादी की जाएगी तो फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल मैच्योरिटी को गेन कर पाएंगी लड़कियां, जिससे क्या होगा कि वो अपने आप को प्रॉपर अपने एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो या फिर कोई और चीज़ों को लेकर के वो लाइफ में एस्पायर करती हों। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं इसके फेवर में कि 18 से बढ़ा करके 21 साल उम्र कर दी जाए लड़कियों की। बट एविडेंसेस क्या कहते हैं कि जब एडोलसेंस एज का मतलब होता है 15 से 19 साल, उसके बाद में एडल्टहुड की तरफ जब जाती हैं लड़कियां, तो वहां पर ज्यादा स्टडीज जो ये शो करती हैं कि बेटर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। डिलेड मैरिज और पेरेंटहुड, ये 3 पिलर्स हैं जिसके बेसिस पे जो ट्रांजिशन होता है एडोलसेंस से एडल्टहुड की तरफ, जहां पर ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, जहां पर डिलेड मैरिज अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जहां पर अच्छी पेरेंटहुड की रिक्वायरमेंट होती है लड़कियों को।
ये 3 पिलर यहां पे बता रहे हैं। तो आप अगर केवल इन 3 पिलर्स की बजाय केवल एक चीज पे ध्यान दे रहे हो, डिलेड मैरिज पे, तो उससे आप कैसे हैंडल कर सकते हो इस पूरी प्रॉब्लम को जो लड़कियां प्रॉब्लम फेस करती हैं, चाहे वो एनीमिक हो जाती हैं, चाहे फिर उनमें अंडर नरिशमेंट आ जाता है, चाहे वो क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी का सामना करती है, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का सामना करती है। तो केवल मैरिज को डिले करके ही आप ये चीज इंश्योर नहीं कर सकते। जबकि स्टडीज क्या शो कर रही हैं कि जो लड़कियां जितने ज्यादा लंबे समय तक पढ़ाई जिन्होंने की है, उन्होंने अपना बेटर नरिशमेंट इंश्योर करने में ज्यादा सक्सेस गेन की है। तो मैरिज, प्रेगनेंसी, डिलीवरी ड्यूरिंग एडोलसेंस, ये जो चीजें हैं, शादी होना, फिर प्रेग्नेंट होना, फिर बच्चा पैदा करना, अगर एडोलसेंस एज में होता है 15 से 19 साल में, तो इनके अंदर ये जो कमियां हैं लड़कियों में, ये आगे तक चलती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। कैसे? अगर वो पुअरली नरिश्ड हैं तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी भी स्टंटिंग या वेस्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो जाती है, लेटर स्टेजेस में बच्चा मल्टीपल डिजीजेस से बीमार हो सकता है, वो चीजें भी लगातार बनी रहती हैं आगे। तो किया क्या जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, डिलेड मैरिज और न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट, दोनों में से एक ऑप्शन नहीं, हमें दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। हम मैरिज को डिले करें तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं और चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैरिज आपने डिले की, लड़कियां ऑलरेडी, माता पिता अपने ऊपर एक भार की तरह ट्रीट करते हैं, जहां पर एजुकेशन लेवल कम है, जहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कम है, जहां पर गरीबी कम है, वहां पर लड़कियां ऑलरेडी भार की तरह एक तरीके से देखी जाती है। तो वहां पर आप मैरिज को और डिले करोगे तो जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा ग्रेव हो जाएंगी। तो ये जो प्रपोज्ड मूव है जिसमें 18 से 21 साल उम्र कर रहे हो, ये प्यूनिटिव पैटर्नलिज्म कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सोशल इश्यूज को हमें एड्रेस करने की जरूरत है। नहीं तो लड़कियां घर पे रहेंगी, उनको और ज्यादा टॉर्चर करने की बात आती रहेगी और डिफिकल्ट प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम्स अपने को देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है कि हम लड़कियों को एम्पावर करें, लड़कियों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो एनेमिक हैं, उनको हम ठीक करें, उनको हेल्दी बनाएं। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए क्या कोई और ऑब्जेक्टिव और ऑल्टरनेटिव पाथ है जिसमें हम इंसेंटिवाइजिंग अप्रोच यूज कर सके? तो यहां पर राइटर बोल रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल है, वो है ऑटोनॉमी एनहेंसिंग पैटर्नलिज्म। ये एक बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट मार्टिन बाइंडर और लियोनार्ड लेडिज ने एक प्रपोजल दिया, जिसमें यह बताया गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑटोनॉमी एनहेंसिंग पॉलिसी, इसमें क्या होता है, आप सेल्फ एम्पावरमेंट को प्रोमोट करते हो, जिसका एम होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ्री फील करें और जो इर्रेलेवेंट इन्फ्लुएंसेस हैं सोसाइटी के, उनसे बचे। वो चीज इंश्योर करने के लिए हमें ऑटोनॉमी एनहेंसिंग पैटर्नलिज्म के ऊपर जाना चाहिए। ये आप ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, ये ऐसे राइटिंग में यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए अपने आर्टिकल में फिर से चलते हैं। तो एम होना चाहिए हमें लड़कियों की वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, एम्पावर्ड फील कर सके। इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ये डील कर सकते हैं, अच्छा है ये स्टार्टिंग करने के लिए। ओके, इन दिस केस, अगर इस केस में अगर अपन देखें, अगर लड़कियों को हम इनेबल करते हैं, इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई आप अपनी स्कूलिंग को 12वीं से या 12वीं से ज्यादा ऊपर हायर क्लास तक लेके जाते हो, तो वो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी कर पाएंगी और साथ में जो अंडर एज मैरिज की प्रॉब्लम है वो भी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, जो आप टारगेट कर रहे हो अभी प्रोपोज्ड रिफॉर्म के बेसिस पे। एविडेंसेस ये शो करते हैं कि जिन लड़कियों ने सेकेंडरी लेवल एजुकेशन गेन की है, वो अपनी लाइफ में ऑटोनॉमी ज़्यादा महसूस करती हैं, अपने खुद के डिसीजन खुद से ले पाती हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं आता, हेल्थ उनके इंडिकेटर्स अच्छे परफॉर्म करें, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनकी बॉडी का अच्छा रहता है। तो सेकेंडरी स्कूलिंग के बाद में लड़कियों का जो आप देखोगे तो कॉग्निटिव एबिलिटी, चाहे मेंटल, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हर तरीके से वो अपने आप को बेटर कंडीशन में पाती है। तो एजुकेशन इज द की, एजुकेशन दो
उनको स्किल प्रोवाइड करो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, जिससे कि वो अपने आप की एग्जिस्टेंस को वहाँ पर जस्टिफाई कर सके और माँ बाप के कंधों पर बोझ ना बने। इसके साथ साथ में हमें टीनेज चाइल्ड बियरिंग की जो टारगेट है कि जो लड़कियां हैं वो अभी 21 साल करने का पर्पस यही तो है ना कि बच्चे बाद में पैदा हों 21 साल के बाद में। तो टीनेज चाइल्ड बियरिंग को भी आप डिक्लाइन करना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक जब मैरिज डिले ऑटोमेटिक हो रही है, एजुकेशन बढ़ेगी, तो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिए जा सकेंगे लड़कियों के खुद के द्वारा। तो उससे जो छोटे बच्चे जो उनके पैदा होते हैं जिनमें मालनरिशमेंट की प्रॉब्लम होती है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, वो भी एड्रेस हो जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल्स अगर बात करें तो वो है वुमेन्स की जो स्कूलिंग है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोमोट एजुकेशन, ये अपने आप में एक इंट्रिंसिक रीजन बन जाएगा जिससे कि एडोलसेंस गर्ल्स जो होती हैं उनके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को एनहेंस कर सके और उनका जो एक हॉलिस्टिक वेलफेयर अपन इंश्योर करना चाह रहे हैं वो हो सके। तो क्या इसके लिए हमें एक सेपरेट पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी? सेपरेट पॉलिसी तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, बोले नहीं, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं वहीं पर हम टारगेट कर सकते हैं और हमारे जो ट्विन इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, मैरिज वाला और न्यूट्रिशन दोनों के दोनों। हमने जैसे स्वच्छ भारत को लेके जो एक कमिटमेंट दिखाया है, जिसमें ज़ील दिखाई है, वही चीज़ हमें दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना जो कि एक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच पे काम करती है, तो हमें उसको और एम्पावर करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे बिहार में लड़कियों के एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए साइकिल दी गई, तमिलनाडु में लैपटॉप्स दिए गए। तो ऐसे करके हम गर्ल्स एजुकेशन को और अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। तो लास्ट में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रपोज्ड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं अंडर एज को ध्यान में रख करके, जो मैरिज की एज होती है उसी को केवल ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन, पुअर सेक्शन, वहाँ पर ये प्रेवलेंट है। तो हमें गरीबी की जड़ तक पहुँचना पड़ेगा। वो क्यों मार्जिनलाइज्ड हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है कि हम जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, जिससे कि इनेबल कर सकें, इंसेंटिवाइज कर सकें और इनोवेटिव अप्रोच दे सकें, जिससे कि लड़कियां एम्पावर फील करें। चलिए ठीक है, ये आर्टिकल अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, वन एजुकेशन लुकिंग अहेड, सॉरी ऑन एजुकेशन लुकिंग अहेड। ये आर्टिकल लिखा गया है अर्जुन राम मेघवाल। देखो, दुनियादारी में कोई भी चीज़ परमानेंट है तो वो है चेंज। राइटिंग देखो कितनी गजब है कि दुनियादारी में सबसे जो परमानेंट कांस्टेंट जो चीज़ है वो है चेंज। बाकी चीज़ें बदलती रहती हैं पर चेंज कभी नहीं बदलता, चेंज तो आता ही रहता है, कांस्टेंट चेंज। ठीक है, तो कोई भी यंग नेशन जो अपने आप को एस्पायर करता है, खुद को डेवलप करना चाह रहा है, एडवांस करना चाहता है अपनी कैपेबिलिटीज़ को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आप को इंस्पायर करना चाह रहा है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एंशिएंट हेरिटेज और कल्चरल वैल्यूज़ को ध्यान में रख के ही अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच डेवलप हो पाए और हम हमारे देश का जो आज यूथ नेशन है, यंग नेशन है, जहां पर 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की होने वाली है, वहां पर ये चीज़ें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को, इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई है, जो कि एक मच नीडेड गाइडिंग लाइट है, जो कि हमारे डेमोग्राफिक पोटेंशियल को हार्नेस करने में काम आएगी। बेटर एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में जो हमारा एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश राज से पहले चलता आ रहा था, उसको हमें फिर से हार्नेस और रिवाइव करने की ज़रूरत है। जिस ब्रिटिश राज ने हमारी एजुकेशन सिस्टम को डीलेजिटिमाइज कर दिया था, जब 1835 में मैकॉलेज मिनट आई थी, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की एक तरीके से बहुत ज़्यादा वकालत की गई थी। उसमें टारगेट क्या था कि कैसे भी करके इंडियन माइंड्स को इस तरीके से नरेट करो, इस तरीके से डायरेक्ट करो कि वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं उन्हीं को एड्रेस करें। सेल्फ सर्विंग कंसर्न्स थे कॉलोनियल गवर्नमेंट की, ना कि यहाँ पे लोकल डिमांड्स को पूरा करना। तो वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हुई इंडियंस के बीच में, पर उसका टारगेट रहा सेल्फ सर्विंग, ना कि इंडियंस को साइंटिफिक, टेक्निकल और मॉरल एजुकेशन देना। इंडियन रिफॉर्मर्स ने हमेशा से ध्यान दिया है कि हम कैसे भी करके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को
टाइम के साथ में अपडेट करते रहें और खुद को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपडेट बनाते रहें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था 1931 में। नहीं पढ़ा तो आप प्लीज पढ़ो, है ना, बेसिक्स पढ़ोगे तभी करंट अफेयर पे आपको रिलेट कर पाओगे। ऐसे नहीं होता कि करंट अफेयर पे डायरेक्ट कूद जाओ। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बेस क्रिएट हो जाए, आप लोग थोड़े कम हो नंबर्स में, नंबर्स इंक्रीज होंगे तो मैं थोड़ी सी और बताऊंगा कि किस तरीके से बेटर आप परफॉर्म कर सकते हो, तैयारी करने का तरीका क्या हो सकता है अपना। चलिए खैर आर्टिकल की बात करते हैं। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1931 में, उसमें महात्मा गांधी जब कांग्रेस की तरफ से रिप्रेजेंटेड थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो ब्यूटीफुल ट्री था एजुकेशन का, उसको ब्रिटिशर्स ने काट दिया। हमारे इस पेड़ को काटने के बाद में, उस टाइम की बात करें 1931 में, कि आज हमारे यहाँ पर निरक्षर लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर पिछले 100 सालों से भी कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा साक्षरता नहीं है, हमारी असाक्षरता बढ़ी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि कितना गजब का अटैक हुआ था हमारे बेस पे। मैकॉलेज मिनट जो आया था उसके बाद में, फिर वुड डिस्पैच आया था 1954 में। इसी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर ने तो लर्निंग को एक राइट की तरह बोला था कि हर एक इंसान को, हर एक बंदे को सीखना चाहिए, और उसमें एजुकेशन को इन्होंने बोला था मिल्क ऑफ ए टाइग्रेस, शेरनी का दूध बताया था, कि जिसने इस दूध को पी लिया वो फिर सोसाइटी के लिए, प्रोग्रेसिव चेंजेस के लिए काम करेगा। ये दोनों जो चीजें हैं ना एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, आप याद ही रखना भाई। विमेन एम्पावरमेंट का भी अपन ऐसे की बात कर ली, यहां पर एजुकेशन की बात आई। ये कोट्स बहुत काम आते हैं, ऐसे कैसे लिख लेना कहीं पे एक डायरी में, आप काम आ जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद में भी बहुत सारे कदम उठाए गए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के द्वारा। चाहे अपन देखें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके बेसिस पे यूजीसी स्टैब्लिश किया गया, फिर उसके बाद में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वो 1952-53 में स्टैब्लिश किया गया। ऐसे डीएस कोठारी कमीशन स्टैब्लिश किया गया था 1964-66 में। फिर उसके बाद में अल्टीमेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंडिया की पहली 1968 में। अभी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी करंट आई है 2020, दिस इज द थर्ड वन। इससे पहले 1988 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, जो कि पिछले 34 सालों से अंडर वर्क थी। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी बिल्कुल कहा था कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यंग एज में लोगों को, या फिर जो बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं, उनको राइटियसनेस देनी है, जिससे कि वो एक कल्चर्ड सिटीजनरी डेवलप कर सके। वो ही अल्टीमेटली इंडिया को प्रॉस्पेरस, पीसफुल, सिक्योर और हैप्पी एंड डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एंड कल्चर्ड सिटीजनरी इंश्योर करना। इसके लिए हमें एजुकेशन को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बताई है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, तो ये कोड भी काम आ सकता है आपके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, ये 34 साल पुरानी चल रही थी, उसके बाद में अभी आई है। और इस विजन को ध्यान में रखते हुए पहले बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे सजेशंस भी लिए गए हैं, जिनमें 2 लाख से ज़्यादा सजेशन आए हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायत से हैं, 6600 ब्लॉक से आइडियाज़ लिए गए हैं, 676 डिस्ट्रिक्ट से भी आइडिया लिए गए हैं। और उसके बाद में अल्टीमेटली 2 कमिटीज स्टैब्लिश की गई। पहले की गई TSR सुब्रमण्यम, दूसरी स्टैब्लिश की गई के कस्तूरी रंगन। और फिर अल्टीमेटली इनके जो दोनों कमिटीज की रिकमेंडेशन थी, उनके बेसिस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डिक्लेयर की गई है। तो ये जो पॉलिसी है, ये एम्बिशियस है, फ्यूचरिस्टिक है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी देने को इंश्योर करती है कि जो हमारे चिल्ड्रन है उनके टैलेंट को फिक्स किया जा सके, जो अभी तक एजुकेशन में जो लैक्यूनास थी, जो कमियां थी, जिसकी वजह से अपन हार्नेस नहीं कर पाए हैं। इस अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए जो रिफॉर्म लिए गए हैं, जिसमें अभी तक 10+2 सिस्टम जो चल रहा था, उसको हमने फंडामेंटली चेंज कर दिया और 5-3-3-4 में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें 5 साल फाउंडेशन के होंगे, 3 साल प्रिपरेटरी होंगे, 3 साल मिडिल स्कूलिंग के होंगे, तो 4 साल सेकेंडरी स्टेज एजुकेशन के होंगे, जिससे कि चिल्ड्रंस का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर हो पाएगा। स्किल एम्पावरमेंट, स्किल इंक्रीज करनी, जिसमें एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन पाएंगे। उनकी लर्निंग प्रोसेस, चिल्ड्रन की जो लर्निंग प्रोसेस है, उसको डाइवर्सिफाई करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और वोकेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे, जिससे कि वो एम्प्लॉयबल बन सके, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि भाई मुझे आगे पढ़ना है या फिर इतनी पढ़ाई करके अब मुझे जॉब लेनी है, इस तरीके से। साथ में यूनिवर्सल एक्सेस को भी इंश्योर किया गया है सभी लेवल्स पे एजुकेशन को,
यहाँ पे गारंटी दी गई है कि ये जो यूनिवर्सल एक्सेस है, इससे जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, करोड्स ऑफ चिल्ड्रन, 2 करोड़ से भी ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो स्कूल से छोड़ देते हैं, स्कूल को ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको वापस से एजुकेशन सिस्टम में लाने के लिए ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। टीचिंग्स में भी मैंडेटरी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस के बेसिस पे शुरुआती एजुकेशन देना, जिसमें मदर टंग को प्रमोट करना, क्योंकि इंडिया जो है लिंग्विस्टिकली और कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, जो कि इंडिया की एक्चुअल स्ट्रेंथ भी है। हमारे यहाँ पर हजारों लैंग्वेज और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं और हर एक लैंग्वेज की अपनी कुछ सिग्निफिकेंस और आइडेंटिटी है, और इंडिया को इस चीज़ पे बहुत गर्व है। अभी तक एक तरफ जहां पे हमारे हजारों लैंग्वेजेस चल रही है, तो दूसरी तरफ यूनेस्को ने 196 लैंग्वेजेस को, हमारे देश की 196 लैंग्वेजेस को एंडेंजर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में डाला हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात है। तो इस कंसर्न को एड्रेस करते हुए हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एम्फेसिस दिया है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन शुरुआत में दी जाए, जिससे कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो प्रिजर्व हो सके, प्रोटेक्ट हो सके और प्रमोट हो सके। तो जो इंप्लीमेंटेशन है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम का, वो अपने आप में एक रास्ता निर्धारित कर रहा है, रास्ता शो कर रहा है कि जो हमारी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, राजस्थानी, भोजपुरी, भोटी, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो चाहती हैं अपने आप को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करवाना, तो उनकी डिमांड को भी कहीं ना कहीं फुलफिल करने में ये कारगर साबित होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसी तरीके से जो टीचिंग मेथड है, पेडागॉगी है, उसको भी ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर टीचर्स की रिक्रूटमेंट इंश्योर की जा रही है, जिसमें मेरिट बेस्ड प्रमोशन होंगे और उसमें डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए जाएं टीचर्स के द्वारा, टीचर्स के लिए, जिससे कि वो स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। इसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड भी स्टैब्लिश किया गया है। तो स्पेशल एजुकेशन जोन्स के लिए भी काम किया जाएगा, जहां पर जिन रीजन्स को, चाहे ट्राइबल रीजन हो, चाहे रूरल रिमोट एरियाज हो, जहां पर अभी तक एजुकेशन पेनिट्रेशन प्रॉपर नहीं है, वहां पर डिसएडवांटेज रीजन्स को भी एम्पावर करने की बात की जा रही है। वहां पर भी एकेडमिक फ्रेटर्निटी देने की बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। जैसे कि चेंजेस, परख करके एक इनिशिएटिव है जिसमें परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो परख है, आप याद ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। परख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एसोसिएटेड है कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रीडिजाइंड असेसमेंट बेसिस होगा, जिसमें कि एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज वे में असेस किया जाएगा कि किस तरीके से बच्चा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसकी क्वालिटी है, किस डायरेक्शन में इसको जाना चाहिए। तो जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं अक्रॉस द कंट्री, उनमें भी स्टैंडर्डाइजेशन लाने की बात की जा रही है। मल्टीपल एग्जिट और री एंट्री सिस्टम जो है, और साथ में जो क्रेडिट ट्रांसफरेबिलिटी की, एक यूनिवर्सिटी में आपने कोर्स 1 साल का किया है, आपकी कुछ वजह से आप दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रहे हो, तो यहां पर पढ़ी हुई चीज आपको दोबारा यहां ना पढ़नी पड़े, ये होती है क्रेडिट ट्रांसफरेबिलिटी। तो कहने का मतलब पहले जो पढ़ाई आपने की वो खत्म नहीं होगी, उसका यूज होगा, आप कहीं पे पढ़ भी सकते हो, तो उसके बेसिस पे जॉब भी ले सकते हो। दैट मीन्स मल्टीपल एग्जिट, और दूसरी जगह आ जाकर के दोबारा से एंटर हो रहे हो, तो इसका मतलब हो गया री एंट्री सिस्टम। इससे आप मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम भी प्रमोट कर रहे हो हायर एजुकेशन में, जो कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ में हमारे एजुकेशन सिस्टम को हमने इंटरनेशनलाइजेशन देने के लिए, इंटरनेशनल जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको यहां पर कैंपस खोलने के लिए भी हमने अलाउ किया है। टारगेट है कि हायर एजुकेशन में लगभग 3.5 करोड़ नई सीट्स बनाई जाएं, जिससे कि हायर एजुकेशन का जो गैप है, जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो गैप है कि डिग्री सबके पास है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो उस गैप को भी हम यहां पर फुलफिल करना देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बेसिस पे। तो इस तरीके से हम हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यंग नेशन है, उसकी पोटेंशियल को हार्नेस कर सकते हैं। तो अभी की जो डायनेमिक लीडरशिप है, जो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रही है, और दूरगामी जिनकी सोच है, जहां पर हम इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु जो बनाना चाह रहे हैं, वो टारगेट अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जहां पर हम केवल ह्यूमन को पहले रिसोर्स की तरह ट्रीट करते थे, अब हमने नाम बदल के फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है, जहां पर फिर से फोकस दिया जाएगा फ्रेश पर्सपेक्टिव्स पे।
एक नया इकोसिस्टम बनाना है एजुकेशन का, जो कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को भी फुलफिल करे और हमारी जो रूट्स हैं, हमारा जो एंशियंट टीचिंग मेथड रहा है, हमारी जो एंशियंट एजुकेशन सिस्टम रही है, उसको हम फुलफिल करते हुए आगे बढ़ें। कहने का मतलब जड़ें और गहरी और ऊंचाई बहुत ज़्यादा। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्मल हो सकती है, और टारगेट यही है कि कैसे भी करके इस पॉलिसी को लेटर एंड स्पिरिट में जिस तरीके से बनाई गई है उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, तो सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, यूनिवर्सिटी हो, मीडिया, सिविल सोसाइटी हो, उन सबको इस पूरी पॉलिसी को डिस्कस करना चाहिए और इसमें जो भी कमियां हैं या फिर जो अच्छाइयां उनके बारे में डिबेट करना चाहिए। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।